नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। आपके पास इतने सारे लोग आते होंगे काउंसलिंग लेने के लिए, बातें करने के लिए। जॉब कितने साल करोगे आप जिंदगी में? 25 साल, 30 साल। इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ आपको 80 साल रहना है। Like I can very much connected with this particular thought. So friends, this is the second part of our first video. और पहला जो हमारा पॉडकास्ट था उसका कॉन्सेप्ट अगर मैं कंक्लूड करके बताऊं, समराइज करके बताऊं, तो within one line I can make you understand that marriage is not to find the right person, but rather to be the right person in that marriage. Am I right? Yes, very correct. कि अपने आप को सही करना, अपने आप को समझना, अपने आप को अवेयरनेस के साथ समझना। अगर इसी अवेयरनेस को मैं आपसे एक अलग तरीके से पूछूं, व्हाट डू यू मीन बाय अटैचमेंट? क्योंकि अटैचमेंट से इंसान बहुत दुखी हो जाता है जब वो डिटैच हो जाता है। इनफैक्ट हम कुछ चीज़ों से अटैचमेंट हो जाता है, राइट? तो ये अटैचमेंट से डिटैच कैसे हो सकता है? आई मीन टू से, आई एम नॉट सेइंग ब्रेकअप, बट मुझे ऐसा लगता है हर किसी का एक पर्सनल स्पेस होता है, बट रिलेशनशिप में, मैरिज में इंसान वो पर्सनल स्पेस को ना तो समझता है, ना सामने वाले को वो पर्सनल स्पेस देता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है दैट समटाइम यू नीड टू डिटैच विद द पीपल। जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमसे डिटैच होते हैं, हमारा भाई बहन कोई भी हो, हम दोनों इतने प्यार से रहते हैं, हम भी डिटैच हो जाते हैं। आप अपने काम में रहते हो, मैं अपने काम में रहती हूँ। जब हम मिलते हैं तो कभी ऐसा लगता ही नहीं 2 साल बाद मिल रहे हैं। तो इन अ रिलेशनशिप, राइट, व्हाट इज अटैचमेंट फॉर यू एंड हाउ वी कैन मैनेज दैट डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट? गड़बड़ यहाँ हो गई है कि हमने बच्चों को जो सिखाया है, जो हमने सीखा, जो हमें सिखाया गया, वो बेसिकली गलत था। हमको ये बताया गया कि अटैचमेंट नहीं है तो फिर प्यार कैसे होगा? यानी प्यार है तो अटैचमेंट है, अटैचमेंट है तो प्यार है। बेसिकली प्यार और अटैचमेंट तो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और प्यार तो होना ही चाहिए और बहुत गहराई तक जाना चाहिए, और अटैचमेंट कम होते जाना चाहिए। और मज़ेदार बात यह कि जिस दिन अटैचमेंट 0 हो जाता है उस दिन प्यार 100 हो जाता है। ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो अटैचमेंट जितना ज़्यादा है उतना प्यार कम है। अब ये बड़ा अजीब है। अटैचमेंट से एक्चुअली अटैचमेंट जो है वो वस्तुओं के साथ होता है, और प्यार जो है वो व्यक्ति के साथ होता है। आप समझे ना? तो अभी मेरा कोई प्यार नहीं है मेरे ग्लास से या मेरी बॉटल से, पर अटैचमेंट तो मेरे को बोल रहा है मेरी पर्सनल बॉटल है, आप हाथ मत लगाओ, ऐसा है ना। पर अगर वो खोई गई तो ठीक है, खो गई दूसरी खरीद लूँगा। पर मैं आपको प्यार करता हूँ या मैं किसी को प्यार करता हूँ तो उसको मैं खो दूंगा तो दूसरा नहीं पा सकता मैं। अब ठीक, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, वस्तुओं का ऑप्शन है। तो वस्तुओं के साथ अटैचमेंट अच्छा है, व्यक्तियों के साथ प्यार अच्छा है। पर अभी उल्टा हो गया है, हम वस्तुओं को प्यार करने लग गए और लोगों के साथ अटैचमेंट रखते हैं। अटैचमेंट को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें आगे, तो अटैचमेंट में फिर आता है कि मेरा अटैचमेंट है आपसे तो फिर मेरा पोजेशन है आपके ऊपर, मेरा पोजेशन है आपके ऊपर तो फिर मेरा कंट्रोल है आपके ऊपर, मेरा कंट्रोल है ऊपर, एंड दैट इज ऑल। पोजेशन से तो शुरू हो रही, फिर कंट्रोल आता है, और फिर ये कि मेरी बात सुननी है ना सुननी है, नहीं तो आउट। अब ये क्या है? ये प्यार नहीं है, आउट कर ही नहीं सकते प्यार में, तो है ना। तो बहुत थोड़ी सी बात समझने की है कि हम लोगों को ना वस्तुओं की तरह मान रहे हैं, है ना। एक बहुत बड़े संत हुए लाओ त्से, वो कहते हैं कि तुम्हें व्यक्ति को व्यक्ति मान के व्यवहार करना है, उस दिन तुम स्पिरिचुअल हो गए। पर अभी हम इतनी वस्तुओं के साथ हैं कि हमारे साथ जो व्यक्ति है वो भी हमारे लिए एक वस्तु है। आप समझ रहे हैं? और फिर बात और आगे जाती है, फिर ओशो कहते हैं कि जो वस्तुएं हैं उनको भी व्यक्ति मानना चालू करो। अब ये बहुत आगे की बात होगी, अपन इस पर नहीं जाएंगे। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। मैं बहुत साफ आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर के बता सकता हूँ। तो एक बार मैंने अपने गुरुजी से कहा कि भगवान हमारी चिंता नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि चिंता तो चिता समान है, भगवान तुम्हारी चिंता नहीं तुम्हारी परवाह करता है। तो जब आप प्यार करते हैं तो आप परवाह करते हैं, चिंता नहीं करते। और अभी आपकी वस्तु खो जाए, अभी मोबाइल यहाँ रह गया, खो गया, तो चिंता हो जाती है। मगर अगर आपकी किसी परिवार के व्यक्ति को कुछ हुआ, वो चिंता नहीं, वो परवाह, आप भागोगे यहाँ से। इसके लिए आप कहोगे चलो ठीक है मैं शाम तक देख लेते हैं, कल आ जाएगा, पर चिंता तो है। चिंता अलग चीज़ है, और परवाह के लिए कुछ क्या कहूँ, मैं अंदर से आती है।
चिंता बाहर से आती, परवाह अंदर से आती। अगेन आपकी एक और बात मुझे याद आती है इस बात पे, एक कहानी आपने मुझे सुनाई थी। आप ही की कहानियाँ मुझे याद है, पता नहीं क्यों मेरे को ना, मैं कहीं पढ़ता सुनता हूँ इतना याद नहीं रहता जितना मेरे को आपने मेरे को एक बार सुनाया था ऐसे मजाक में कि एक परिवार में उसके दादाजी एक्सपायर हो जाते हैं। वो दादाजी बड़े प्यारे होते हैं सबको, और पूरा घर उनसे अटैच होता है, और सब लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, सब कर रहे हैं। और इतने में उनका कुलगुरु आता है। कुलगुरु आते हैं, कुलगुरु बोलते हैं हाँ ठीक है दादाजी, सब रोए जा रहे, दादाजी चले गए। दादाजी बहुत देर तक कुलगुरु देखते हैं उनको। उसके बाद कुलगुरु उनको बोलते हैं कि एक तरीका है, तुम्हारे दादाजी वापस आ सकते हैं। तो सब बोलते हैं हाँ कैसे? बोले लेकिन सबको मेरे से पर्सनली मिलना पड़ेगा। और सबसे एक एक करके वो पर्सनली मिलते हैं। उसके बाद सबके पास आके बोलते हैं आप कितने लोग चाहते हैं दादाजी वापस आ जाए? बोले अब ठीक है, अब जैसे उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो उनका शिष्य उनसे पूछता रहे अच्छा क्या आपने बोले? बोले मैंने अंदर सबको बोला दादाजी आ तो सकते हैं बट एक को जाना पड़ेगा, तुम जाने को तैयार हो? कोई तैयार नहीं होता। तो आपके हिसाब से आप जो बात कर रहे हो, एक डिटैच्ड लव होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मोह जिसको हिंदी में कहते हैं मोह, तो हम तो मोह को बुरा मानते हैं ना। हम भारत में पहले से कहते हैं मोह माया नहीं होना चाहिए। मेरे से किसी ने बात किया था, मैं तो उसको आर्ग्यू करने लग गया। मैंने डिटैच्ड लव कैसे हो सकता है यार? बट अभी मेरे को ये बात समझ में आ रही है, डिटैच्ड लव में अटैचमेंट्स खत्म हो जाते हैं, परवाह ज़रूर रहती है मगर। और अभी समस्या ये हो गई ना कि हमारे रिलेशनशिप में, और ख़ासतौर पर लड़कियों की तरफ से, मतलब जो एक्सपेक्टेशन वाली बात है कि जो लड़का है वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी केयर करे लड़की। वो केयर तो नहीं करती है, वो मतलब लड़की, मतलब कैसे कहूँ मैं आपसे कि वो उसका एक बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक नेचर होता रहा है अभी तक लड़कियों का कि वो परवाह से ही उसको जीतती थी। उससे चाहिए कि वो परवाह करे और वो परवाह करती थी। तो उनके बीच में एक बहुत सुंदर एक ब्रिज था प्यार का। अब ये परवाह नहीं करती, वो परवाह करती थी, ये रक्षा करता था। पर अब ये परवाह नहीं करती, पर ये पूछती तुम कहाँ हो। ये अटैचमेंट है कि मेरी चीज़ कहीं जा तो नहीं रही है, तुम कहाँ हो, नहीं तुम किसके साथ हो, वीडियो कॉल करके बताओ कौन कौन बैठा वहाँ पे, हॉर्न बजा के बताओ। और अब लोग तो हॉर्न रखने लग गए जेब में, कहीं भी बजा लेते। सवाल ये है कहाँ हो, बोले गाड़ी चला हॉर्न बज गया। बहुत सारा तो सवाल ये है कि उसको बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है लड़की को, और लड़के को हमेशा जो आपने कहा कि बहुत सुरक्षात्मक भाव देने की ज़रूरत है कि मैं हूँ, तेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। पर अब चीज़ें बदल गई, इन्हें याद ही नहीं रहा कि इनकी यूएसपीज़ क्या थी, किस वजह से वो लॉन्ग टर्म 40 साल 50 साल साथ में रह जाते थे लोग। जैसे मेरे को अपनी वाइफ की एक स्टेटमेंट याद आती है, जिससे मैं उससे एक दिन ऐसे बैठ के बड़े प्यार मोहब्बत वाली बात कर रहे थे। तो करते करते मैंने उससे पूछा तुझे कभी इनसिक्योरिटी नहीं लगती मेरे को लेके कि मैं ऐसे अलग अलग जगह घूमता रहता हूँ, 10-10 दिन बाहर रहता हूँ, उनमें 3-4 दिन बाद भी नहीं हो पाती है, देखो इनसिक्योरिटी नहीं महसूस होती है? तो मतलब किस बात की इनसिक्योरिटी? यही कहीं किसी के साथ निकल जाऊँ या किसी के साथ। तो उसने एक बहुत अच्छी बात बोली, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से मैं आपसे प्यार करती हूँ, जिस तरीके से मैं आपकी केयर करती हूँ, कोई नहीं रख सकता। एंड दैट वाज समथिंग व्हिच रियली हिट मी। मतलब इट इज़ द केस हैपेंड thousands ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ। आई हैव सीन कि हर एक की ज़िंदगी में लगभग होता है, जो भी थोड़ी सी क्या कहना चाहिए, अब मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, पर जो लड़के पति थोड़े करेजियस रहते हैं, हिम्मत करते हैं, वो एक आध अफेयर और करते हैं, है ना। इसमें हिम्मत की भी बात है, बहुत डरपोक आदमी ट्राई नहीं करता। तो वो हर आदमी ट्राई करना चाहता है, और वो ट्राई करता है, और वो ट्राई करता है, और फिर वो फाइनली इस नतीजे पे पहुंच जाता है कि इसको बीवी को छोड़ दो, इसके साथ रह जाओ, और सारे झगड़े सब हो जाते हैं। और फाइनली जब वो उसके पास जाता है, और फिर उसको वापस बीवी के पास लौट के आना पड़ता है। ये सिर्फ सिलसिला फिल्म की कहानी नहीं है, ये सबके ज़िंदगी की कहानी है। फिल्में हमारी ज़िंदगी को ही देख करके बनाई जाती है एक्चुअली, क्योंकि वो जो पत्नी है उसका जो रोल है वो गर्लफ्रेंड नहीं निभा पाती। क्योंकि मैं रिलेशनशिप पर हमारा ऑनलाइन कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, उसमें इस बात पर मैंने बहुत जोर दिया, और जैसा ये हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज और लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, तो वो जब लॉन्ग टाइम कमिटमेंट होता है तो वो जो लड़की है वो सिर्फ पत्नी नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बहन भी है, वो माँ भी है, वो टीचर भी है, वो दोस्त भी है। और जब आप किसी से सिर्फ जनरल एक लड़की से दोस्ती की तो वो सिर्फ दोस्त है आपकी, पर जब लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप जाते हैं तो उसे वो सारे रोल प्ले करना होते हैं। और अगर वो रोल ये सारे प्ले नहीं कर रही है तो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टिकेगा नहीं।
तो आप देखते हैं सब पतियों की हालत है, आप उनमें एक हैं ही, कि जब आदमी बेसिकली वो आदमी है और वो जब बहुत घबरा जाता है तो उससे माँ चाहिए होती है, और फिर उसके पास माँ अवेलेबल नहीं होती तो वो पत्नी के पास वैसे ही जाता है जैसे वो माँ के पास जाता था। तो वहाँ पर पत्नी को माँ की तरह ही उसके साथ बिहेव करना होता है, उसे हिम्मत देनी होती है, दिलासा देना होता है। लाख वो जानती है कि इसके लिए मुश्किलें, पर वो कहती है नहीं तुम तो कर लोगे इसको, तुम आगे तो वो इसलिए शादी की प्री मैरिटल काउंसलिंग इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें हम प्री मैरिटल काउंसलिंग में क्या रॉकेट साइंस सिखाने वाले हैं, हम यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की को ये समझ में आए कि वो जब लॉन्ग टर्म आपको साथ में रहना है तो वो मल्टीपल रोल हैं उस लड़की के, और लड़के के भी मल्टीपल रोल है। कभी उसको भाई की तरह रक्षा करनी है, पिता की तरह समझाना है, कभी दोस्त की तरह मार खानी है, कभी ये सब, कभी पति की तरह उसको सम्मान भी मिलता है, मगर वो क्या होता है महाशय हमेशा सम्मान ही चाहता है। आप देखें, आप पिताजी के साथ कितना झगड़ा हो जाता है, और आजकल के बच्चे तो क्या ही बोल देते हैं उठा के, पर पिताजी को निकाह पे उठा के फेंक नहीं देते घर के बाहर, 2 गालियाँ देते करते, दूसरे दिन फिर वो पिताजी है। तो वो जो लड़का है वो मल्टीपल रोल्स में, और वो लड़की जो है मल्टीपल रोल्स में, इफ़ दे आर गोइंग टू बी अ कमिटेड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, इफ यू आर हैविंग फ्रेंडशिप देन फ्रेंड्स आर देयर। तो ये समस्याएं सारी है, तो परवाह चाहिए, चिंता नहीं। अच्छा, अगर मैं आपको, अगर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दोज कपल्स वेयर वन इज मोर स्पिरिचुअली अवेयर, अनदर वन इज लिटिल बिट नास्तिक टाइप बंदा है, उसको पूजा पाठ इन सब में, ये नॉर्मली बीवियों की, लड़कियों की तरफ ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ऐसे कपल्स के लिए आपका क्या इंस्ट्रक्शन होगा? और मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे ऐसे लोग बड़े अजीब लगते हैं जो मुझे पिंच करते हैं चर्च जाने के लिए, मुझे पिंच करते हैं प्रेयर करने के लिए। मेरा प्रेयर मुझे पता है मैं कब करना कर लूँगा मैं, बट कोई मुझे बार बार पोक करता है, इवन माई मदर ऑल्सो। मैं फिर करता हूँ, बेमन से करता हूँ, अब उस प्रेयर का मतलब भी क्या है? तो ऐसे कपल्स के लिए आपकी मतलब क्या बात होगी? 2 बातें हैं। मोहम्मद साहब एक बार किसी के साथ, एक मित्र के साथ चल रहे थे, तो उसने कहा कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। हाँ, बोले मैं देख रहा हूँ, अभी 2 ही दिन हुए इसको नमाज़ पढ़ते हुए। कहता और आप देखते हैं सारे पापी सो रहे हैं। बोले तो साहब ने कहा कि भैया यहाँ तक तो ठीक था कि तू जल्दी उठता है, तो नमाज़ पढ़ता है, और अब तूने इन सबको पापी ठहरा दिया। ये तूने ये अधिकार तुझे किसने दिया? तो एक्चुअली आदमी जब, क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा और बुरा माना जाता है, तो वो कहता है कि अरे मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, मैं सिनेगाग जा रहा हूँ, ये पापी है, ये नहीं जा रहा। ये हमें सिखाया गया बचपन से। पहली बात तो ये, स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है स्पिरिट इतनी इंडिविजुअल है कि उसके लिए आप क्या करते हैं वो आप जानते हैं, और मैं क्या करता हूँ मैं जानता हूँ। ये आपकी बात में मंजूर है, पर इससे और गहरी एक और बात है जो आपको समझ नहीं रहेगी, और ख़ासतौर पर पति पत्नी में, क्योंकि पत्नी एक ऐसा रिश्ता है कि पत्नी जितना पति को जानती है उतना दुनिया में कोई भी उस आदमी को नहीं जानता, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग तो शादी नहीं करते हैं, क्योंकि वो आखिरी तक, हाँ जान लेती हो तो बिल्कुल आखिरी कोने तक जान लेती हो, तो और वो फिर वो आखिरी कोना जब दिखाती है तो उसको समझ में आता है कि ये सब मेरा जो दिखावा है ये सब पाखंड है, अब मेरे अंदर तो ये है। वो दिखा देती है कि तुम यहाँ हो। तो पर मैंने ऐसे लोगों को अपने जीवन में देखा है कि हस्बैंड है, वो मान लो स्पिरिचुअल हो गया है, और वो पत्नी को कहता है चला करो मेरे साथ गुरु जी के यहाँ, सत्संग में चलो, मेडिटेशन में चलो। वो कहती है मेरे को नहीं समझ में आता। वो समझ में क्यों नहीं आता उसको पता है, क्योंकि वो ये देखती है कि ये रोज़ जा रहा है, इसमें तो कुछ बदला ही नहीं। इसका गुस्सा तो अपनी जगह है, इसका लोभ, इसकी पकड़, इसका जो भी कुछ है, ईर्ष्या, वो अपनी जगह है। तो वो देखती तो कहती आप, पर मैंने अपने घर में इस बात को देखा कि मेरे फादर स्पिरिचुअल हुए, मदर मेरी उतनी नहीं थी उस तरह से, और फिर पर हमने फादर में जो चेंजेस देखे तो मदर ही नहीं, हमारा पूरा परिवार ओशो के पास जाने लगा। हमने देखा ये आदमी तो बदल गया है। जिन चीज़ों पे वो चिढ़ जाते थे, जिन चीज़ों पे वो हमारे पीछे लगा करते थे, टोका करते थे, वो सब चीज़ें बंद हो गई, वो अपनी मस्ती में जीने लगा। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा डायमेंशन है जिसमें आप ऑथेंटिक होते हैं, मतलब आपको अपना प्रमाण खुद ही होना पड़ता है। आप मुझे समझा रहे हैं कि स्वामी जी आप मेडिटेशन किया करो, आपका मन शांत हो जाएगा।
ये बजाय मैं कहूँ कि मैं पूछूं कि जैसे तुम्हारा मन बहुत शांत हो गया इन दिनों, क्या करते हो? क्या करते हो? तो यू मस्ट बी, हाँ, curiosity for that. उसका प्रूफ आप खुद होना चाहिए। Agreed. तो स्पिरिचुअलिटी ऐसी थोड़ी चीज़ है कि आप डिग्री लेकर के आ गए। स्पिरिचुअलिटी की डिग्री है कि आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। अच्छा स्वामी जी, आपको नहीं लगता हमारे समाज में सुख को बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है? इंसान किसी भी चीज़, अगर वो सोते हुए उसको सुख मिल रहा है ना, तो घर वालों को अच्छा नहीं लगता हो। अगर बिना काम करे बैठा हुआ मोबाइल चेक कर रहा है, सुख मिल रहा है उसको। बट इवन एक रिलेशनशिप में भी जा रहा है, उसको सुख मिल रहा है, तो वो बुरा लगता है। पैसा कमा रहा है, सुख मिल रहा है उसको, है गलत तरीके से कमाया होगा। इनफैक्ट मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, क्योंकि एक फौजी बैकग्राउंड से आया हूँ मैं, और कई फौजी दोस्त थे मेरे, जैसे मेरे उम्र के लोग मैंने देखा मुझसे डबल एज दिखने लगे। और जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो मैंने देखा जैसे उनकी बातें क्या, अरे मेरा बच्चा तो उठता ही नहीं है यार, 4 बजे से उठाता हूँ। अरे तुम 4 बजे उठ के क्या करते हो? तुम 4 बजे उठ के उसको उठाने का काम करते हो कि तुम उसके बाद क्या करते हो? और यू आर अ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। स्वामी जी 22-23 साल हो गए आपसे मुझे मिला है, आज तक आपने मेरे को किसी भी टाइम में ये नहीं बोला है कि मेडिटेशन मेरा अटेंड करना। मेरे को क्या है, मैं तो फ्री में आके बैठ जाऊँ आपके सेशन में, मेरे को कोई नहीं रोकने वाला टोकने। बट आज तक आपने ना मेरे को बोला है, ना आपने मेरे को कभी ये भी बोला है कि यार तू पैसे दे के आना, अटेंड करना। इनफैक्ट कई बार मैं मर्जी से आया हूँ, आपके सेशंस मैंने अटेंड किए हैं, और उसको मैंने अपनी तरीके से कन्वर्ट करके आपने देखा है वो चीज़ें। बट आई हैव रियली लिटरली एग्रीड विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि मतलब भगवान का दर्शन करना, मंदिर जाना, चर्च जाना, चर्च से जब आप वापस आते हो ना, आपके अंदर चेंज दिखना चाहिए। मेरी बेटी ने मेरे को एक दिन ये चीज़ बोला, मेरी वाइफ ने बोला यार ये चर्च नहीं जाती, संडे को चर्च जाना चाहिए, जाती नहीं। मुझसे पूछा क्यों नहीं जाती बेटा चर्च? मुझसे खुल के बात कर, मेरे को बोलती डैडा एक बात बता, चर्च में भी जाके क्या वो आंटियाँ एक दूसरे की बुराई करते रहती है? मैंने बोला बेटा यू आर नॉट देयर टू वॉच और लिसन दोज थिंग्स, यू आर देयर टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स, राइट? एक बार चलो अपन दोनों चलते हैं। वो मेरे साथ गई, और मैं मतलब मुझे देख बोले आपको देख के लगता जाना चाहिए, क्योंकि आप खुश रहते हो वहाँ जाके, वापस आके और मज़ा आता, आप गाने बजाते हो, आप डांस करते हो, ये सब करते हो। बट बाकियों को मैं देखता हूँ, मैंने बोला तुम उधर मत देखो। बट आई एम 100% एग्री विद दिस थिंग दैट स्पिरिचुअलिटी कांट बी imposed on someone. It is always an attraction and what do you say, इनहेरेंट है वो, इनहेरेंट, और मतलब एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। आप इतने फिट कैसे हो? आपके चेहरा ऐसा ग्लो क्यों कर रहा है? तब आप बताओ, मैं भाई मुझे ये चीज़ करने में मज़ा आता है, करता हूँ इसलिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट सर। स्वामी जी अगर इस पॉइंट को और थोड़ा सा हम आगे लेके जाएं, आफ्टर बिकमिंग पेरेंट एक कपल में क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो पेरेंट, हाँ, क्योंकि लेट्स से साल भर 2 साल बाद पेरेंट बन जाते हैं, और ये वो टाइम होता है जहाँ एक दूसरे का जो फिजिकल अटैचमेंट है या फिजिकल अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है, उस दौरान वो लोग पेरेंट बनते हैं, ठीक है? और इस पे भी आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा, क्या इस फिजिकल अट्रैक्शन के साथ आप जब इंटीमेट होते हो उसका बच्चे के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? इसका कुछ मतलब स्पिरिचुअल कनेक्शन कुछ होता है क्या? नहीं, मैं आपके सवाल को बिल्कुल नहीं समझा। आपके फिजिकली पत्नी के साथ कनेक्शन से मैं आपको एक बार मैं बताता हूँ। सपोज लेट्स से फॉर एग्जांपल साल भर 2 साल के अंदर आप पेरेंट बनने के प्रोसेस में होते हो, बट मैंने कई बार देखा साल 1.5 साल के अंदर आपका फिजिकल अट्रैक्शन कम होने लगता है, ठीक है? और उस दौरान जब आप पेरेंट बनते हो तो क्या उस बच्चे के ऊपर कुछ उसका असर पड़ता है क्या? हाँ। कि हम दोनों की इंटीमेसी कम हो रही है, या फिर 6-7 महीने में क्यों आपके पेरेंट्स बोलते जल्दी बच्चा कर ले, जल्दी बच्चा कर ले, कि वो और उस फिजिकल इंटीमेसी के साथ जब आप एक प्रोडक्शन करते हो बच्चे का, तो उस बच्चे के अंदर एक कुछ अलग फैक्टर आते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपको याद है आपने एक बार मुझसे शेयर किया था वो गर्भ से ही ट्रेनिंग देना शुरू करना, उससे बच्चे के अंदर काफ़ी तब्दीली, तो इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है क्या? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो बच्चा है वो आप दोनों से मिलकर बना है जी। तो आपके सवाल को शुरू से शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल ये था कि बच्चे के आ जाने के बाद हाँ। उनमें क्या, देखिए बच्चा अगर घर में आ गया है आप दोनों के बीच में, तो आपको तुरंत ही बड़े हो जाना है,
पर अभी तो मैं ये देखता हूँ 99.99% केसेस में कि बच्चा आ गया और ये दोनों भी बच्चे ही हैं अभी, बच्चों ने बच्चा पैदा कर लिया वाली बात है। बचपना सवाल आपकी उम्र का नहीं है, आपका बचपना कि वो मेरे को चाय, अरे मैं तो पूरी कप पीता हूँ या इतनी सी कम दी चाय तुमने, तुम जान करके ऐसा कर रही हो। छोटी छोटी बातों पर आप एक दूसरे के साथ झगड़ रहे, लड़ रहे। आपको थोड़ा सा रियली मैच्योर होना पड़ेगा आपके एक्शंस में, बिहेवियर में, क्योंकि बच्चे के साथ एक गजब की मामला ये है कि 4 से 5 साल तक वो अपनी ज़िंदगी का 60% नॉलेज अटेन कर लेता है, अचीव कर लेता है। वो कहाँ से करता है? वो किताब नहीं पढ़ता, कॉपी नहीं पढ़ता, वो आपको पढ़ता है, वो आपको देखता रहता है। तो आपका सवाल पहले ये था, तो आपको अब ये समझना है, और हर माँ बाप चाहते हैं कि वो बेटा जो है वो समझदार बने, वो मैच्योर हो, वो कुछ अलग बने, और वो सच में दुनिया में सबसे अलग व्यक्ति आया है। मगर उसके खातिर कम से कम अब आप बड़े हो जाइए, और अब आपको छोटी छोटी आपकी जो जिद हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसे बच्चा पैदा होता है, साथ साथ में माँ बाप भी पैदा होते हैं। हाँ, तो आपका एक नया जन्म है, और आपको वो छोटी छोटी चीज़ों पर जो आप लड़ाई करते थे, झगड़ते थे, आपका कभी कभी आप फिजिकल हो जाते थे, आप गालियाँ दे देते थे, वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, फिर आपका दूसरा सवाल था कि अगर वो इंटीमेसी धीरे धीरे कम होने लगती है, फिर वो बच्चा पैदा करते हैं, तो उस बच्चे में ये बात तो बहुत तय है, क्योंकि बच्चा आप दोनों से मिलकर बनता है, तो उस बच्चे के अंदर सिर्फ आपसे आपका फिजिकल पार्ट ही नहीं होता है, आपके इमोशंस भी एंटर करते हैं, आप दोनों के, आपका प्यार भी एंटर करता है। तो सर्टनली अगर आप एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम से नहीं भरे हुए हैं और आप बच्चा पैदा करें, तो बच्चा एक जनरल एक प्रोडक्ट की तरह आया है, पर आप चाहते हो एक व्यक्ति की तरह आता है, जिसकी बात कर रहा हूँ मैं कि इमोशनली भी उसको स्ट्रांग होना चाहिए, प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ें। तो वो निश्चित तौर पे वो उसमें कमतरता तो हो जाती है, क्योंकि आप दोनों के बीच में वो बात नहीं है। आप दो मशीन की तरह मिले बच्चा पैदा करने के लिए, तो मशीन से एक प्रोडक्ट निकलता है, ह्यूमन बीइंग नहीं निकलता। ह्यूमन बीइंग को दुनिया में लाने के लिए आप दोनों का प्रेमपूर्ण होना जरूरी है। वहाँ पर बिल्कुल वो वर्ड सही बोला, प्रोड्यूस होता है वो, प्रोड्यूस होता है वो, एग्जैक्टली, इट्स अ प्रोडक्ट, प्रोड्यूसिंग। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको इसके लिए एक बहुत अच्छी बात बताऊं। अब मैं इस समस्या की बात मैंने की है, तो मुझे हमेशा मेरा ढंग है कि मैं समस्या के साथ सल्यूशन भी देता हूं। इसका सल्यूशन ये है, पर अब इस बात के लिए पता नहीं लड़कियां खासतौर पर राजी नहीं होती, पर इसका सल्यूशन में ये है, मैंने देखा है कई लोगों के साथ प्रयोग करके, कि साल 2 साल 3 साल आप शादी हुई है, आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, करिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ा रोमांटिक सब चल रहा है, और आप इस रोमांस में चाहते भी नहीं कि बच्चा आ जाए। अभी तो मज़ा आ रहा है साहब, घूमने फिरने का आनंद आ रहा है। फिर वो आपने सही कहा कि अब जब घूमने फिरने का आनंद पूरा हो गया, रोमांस पूरा हो गया, सब पूरा हो गया, बोला अब एक काम करते हो, बच्चा पैदा कर लेते हैं। मैं आपको इसका एक थकान में करते, हाँ थकान में करते हो, थका हुआ ही आता है तो इसका एक बीच का रास्ता ये है। सर्टनली कोई भी चीज़ आप जब बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कीमत चुकानी आपको होती है। इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। आप थोड़े समय के लिए अलग हो जाइए, अलग हो जाने से मतलब है आप डिस्टेंट हो जाइए। पर पत्नियां जैसी ये बात कहता है पति, और आदमी को हमेशा स्पेस चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होता है, पर लड़की को लगता है ये स्पेस और डिस्टेंस इसलिए मांग रहा है कि अब ये दूसरे के पास जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ऐसा भी है तो आपको थोड़ा अपना मन बनाना पड़ेगा। अगेन हियर कम्स दैट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करें, और वो थोड़े 6 महीने के लिए, कम से कम 6 महीने के लिए वो अपने घर जाके रहे, मायके में, या अपने घर पे रहे, ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन में न रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप एक दूसरे को अच्छा स्पेस देते हैं तो हनीमून वापस लौट के आता है। तो यू नीड सेकंड हनीमून। अगेन डिटैचमेंट वाली बात आ गई है। हाँ, डिटैच करो और फिर प्यार से आप मिलोगे। और सेकंड हनीमून, थर्ड हनीमून, मैं कहता हूँ हनीमून में ही बच्चा आना चाहिए, तो वो प्रोडक्ट नहीं होगा, वो ह्यूमन बीइंग होगा। वाओ। पर हमारे हनीमून के एंड पे बच्चा आता है तो वो प्रोडक्ट की तरह आता है, वस्तु की तरह होता है। अच्छा, एक मेल की हैसियत से मैं पूछूं, ठीक है, अब ये प्रोसेस हो चुका है, नाउ शी कंसीव्ड ड्यूरिंग दिस 9 months एंड ऑनवर्ड्स, राइट, एक मेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्योंकि देखिए मेल, मुझे कई बार लोग जो चीज़ें शेयर करते हैं ना, थैंकफुली आई एम नॉट लाइक दैट, बट कहीं ना कहीं ये है कि आदमी को चाहिए होता है कुछ भी हो बस, राइट, ही इज़ वेरी मच एग्रेसिव अबाउट यू नो स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल, फिजिकल कॉन्टैक्ट्स एंड ऑल। तो उसमें उस औरत के साथ क्या गुजर रहा है उसको समझ में नहीं आता है, उसको तो बस चाहिए कि मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। ऐसे में एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए
और कई बार इंसान उसके लिए तरीके ढूंढ निकालता है, वो भी गलत है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि स्वामी जी मैं एक बात बताऊं, क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है, एकदम से आप किसी को ये चीज़ समझा नहीं सकते, तो मैं चाहूँगा कुछ एग्जाम्पल के साथ आप ये चीज़ समझा पाए। जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की बेहद ज़रूरत है। आज स्कूल कॉलेज बंद हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आदमी गड्ढे खोद के खाना खा लेगा, मगर प्री मैरिटल काउंसलिंग हर व्यक्ति की ज़रूरत है, या वो ट्रेनिंग कोर्स जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसकी बेहद ज़रूरत है, क्योंकि उसको ज़िंदगी भर उन दोनों को साथ में रहना है, और उनकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी वो बेचारे किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। तो जैसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की आवश्यकता है, ऐसे ही बच्चे अगर आप दुनिया में लाना चाहते हैं तो ये प्री मैरिटल काउंसलिंग के बाद सेकंड कोर्स होगा कि बच्चे को अगर ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग नहीं, ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग से मतलब ये है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम पति पत्नी को करवा सकते हैं कि जब बच्चा आप ला रहे हैं ज़िंदगी में, तो उसके बाद, उसके समय, उसके बाद, उसके 1-2 साल बाद भी आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेंगी और कैसे रहेंगी। आदमी की क्या समझ होनी चाहिए, स्त्री की क्या समझ होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को कैसे समझें, ये एक पूरा कोर्स है। तो ये इसका आगे का कोर्स जाता है कि जब आप बच्चा प्लान करते हैं तो यू जस्ट अगेन गो फॉर अ न्यू ट्रेनिंग, न्यू कोर्स, कि नाउ वी आर, क्योंकि दो लोग मिले, उन्होंने एक ट्रेनिंग किया और दोनों साथ में खुश हैं, अब एक तीसरा आदमी आ रहा है, अगेन यू नीड अ ट्रेनिंग। एक नया आदमी आ रहा है, एक नई सोल आपके घर में आ रही है। आई थिंक पेरेंट्स बनने की तो कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिलती, बायोलॉजिकली फिट हो गई। वो तो कुत्ते बिल्ली भी पेरेंट है। अब आदमी ऐसे सोचता है इसमें क्या ट्रेनिंग लेना है यार, कुत्ता बेचब पैदा कर रहा है, वो ट्रेन होके आएगा कहीं से। मैं उस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सच में कुत्ता बिल्ली गाय ढोर सब कर रहा है, वो उसी लेवल पे आप भी कर लेते हो, वो बात ही नहीं, बात कुछ और हो रही है, क्योंकि वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं आ रहा, वहाँ ह्यूमन बीइंग आ रहा है। ह्यूमन बीइंग इज, क्या कहूँ मैं आपसे, इसके कंपेयर तो आप खुद ही कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ट्रेनिंग इज नीडेड। दूसरी बात ये है कि देखिए यार, आपको थोड़ा सा ना ऑनेस्ट होना पड़ेगा। अब इस नई जनरेशन को, या नई जनरेशन पुरानी जनरेशन जो भी कहें, इस कंटेम्प्रेरी समय में, इस समसामयिक काल में हम सबको जितना ऑनेस्ट होता है ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो हम ऑनेस्ट हो जाएं। अब आप कह रहे हो कि उसकी इच्छा हो रही है और उसको अपनी पत्नी से मिलना है, और उसको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो किसी तकलीफ से गुजर रही है, वो प्रेगनेंसी से गुजर रही है, तो फिर उसको कहीं और भी नहीं जाना चाहिए, फिर क्या करें? तो आपने तो फंसा दिया आदमी को। देखिए, बहुत क्लियर कट होना चाहिए। वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, ये उसको उसकी पत्नी के साथ शेयर करना चाहिए कि मैं इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। किसी भी तरीके से हो सकता है, मास्टरबेशन के थ्रू हो सकता है, या ब्रह्मचर्य सेलिबेसी के थ्रू हो सकता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। व्हाट इज दैट ब्रह्मचर्य सेलिबेसी? मतलब नहीं, मैं इसकी बात कर रहा था कि सेलिबेसी का मतलब है कि आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी में जा ही नहीं रहे हो। अच्छा, आपने अपने आप को रोक लिया पूरी तरह से, है ना, और बाकी कोई तरीके हैं, वो तरीके आपने अपना लिए। या फिर आप बहुत क्लियर कहें कि भाई इन दिनों ऐसा मेरा रिलेशनशिप है, वो सिर्फ फिजिकल है, कोई कमिटमेंट नहीं है। इतनी हिम्मत तो खैर किसी पति में है ही नहीं आज की तारीख में, पर ऐसा करते तो हैं, है ना, कोई हाँ बिना बोले 70-80% लोग करते हैं। फिर मैंने आपसे कहा ना, जिनमें थोड़ी सी दम है, थोड़े से चालाक हैं, झूठ अच्छा बोल लेते हैं, वो कर लेते हैं किसी चीज़ें। जो बेचारे सब नहीं कर पाते वो रह जाते, पर करने का किसका मन नहीं होता। तो हमको यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि साथ में बैठ करके बात की जाए कि भाई इतने दिन तक तुम इसमें इन्वॉल्व रहोगी और मेरे अंदर ये डिज़ायर है, तो मैं इस डिज़ायर को इस तरीके से पूरा करूँगा, या मैं इस डिज़ायर का क्या करूँ, तुम मुझे सजेस्ट करो। आप एक आदमी को ऐसा बुरा फंसा देते हो कि बाजार में भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं करेगा, वो तो करना ही गलत है, फिर वो क्या करेगा? ओनली नो सोल्यूशन। देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन। और फिर वो जो सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन तो आदमी निकाल ही लेता है, फिर वो गिल्ट के साथ निकालता है, क्योंकि वो सोल्यूशन छुप के निकालता है। पाप है, गुनाह है, और फिर नरक में जाओगे, दोजख में पड़ोगे जाके। तो वो जो गुनाह है, वो गुनाह, एक्चुअली दुनिया में गुनाह कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सबको उसी परवरदिगार ने बनाया है, उसी एक ने बनाया है। तो गुनाह हमने किन्हीं चीज़ों को बात नहीं कर पाने के कारण उसे गुनाह करार दे दिया। तो आपका कहने का मतलब हमारा ये जो कोर्स है, मैरिज से पहले भी, साथ भी और बाद भी। सर, ये जो सेकंड पार्ट है ना इसका, जो बच्चे करना है,
फिर बच्चा होगा। मैं आपसे क्या कहूँ, मतलब ये तो पहले वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। इसका कारण बताता हूँ मैं आपको। मतलब अब कैसे बताऊँ, उसका पूरा प्रोसेस है, मैं उसकी बात तो यहाँ नहीं कर सकता। पर आप बाजार, अभी आप मुझे बताएं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग सीखना ज़रूरी है उन दोनों को बिफोर हैविंग अ चाइल्ड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या बताता है, वो बताता है कि भाई आप जब बाज़ार में एक सुई खरीदने भी जाते हैं तो आप 10 तरह की क्वालिटी देखते हैं, है ना। आप एक कुत्ता पालना है आपको, तो आप जाते हैं और कहते हैं वो रेट्रो चाहिए कि ये चाहिए कि पॉमेरियन चाहिए कि, उसके बारे में पता करते हैं कितना खाता है, क्या करता है, सब दुनिया भर की चीज़ें। और असल में जिस चीज़ के लिए आप उसको ले जा रहे हो वो गार्ड करेगा कि नहीं करेगा, कि वो छुप जाएगा पलंग के नीचे, क्या होगा, व्हाटएवर। कुत्ता बिल्ली के लिए, मोबाइल के लिए, सुई के लिए आप क्वालिटी देख रहे हैं, और एक बच्चा आप दुनिया में ला रहे हैं, उसके लिए कोई क्वालिटी एनालिसिस ही नहीं है आपके पास। वो किस प्रोसेस से इस दुनिया में आएगा जिससे कि वो इस दुनिया को ज़्यादा शांति से, प्रेम से, फूलों से भर पाएगा, उत्सव से भर पाएगा। एक गलत बच्चा इस दुनिया में आता है और वो हिटलर हो जाता है। एक सही व्यक्ति इस दुनिया में, बच्चा ठीक ढंग से आता है और वो गौतम बुद्ध हो जाता है। सवाल ये है कि उस बच्चे, इन लोगों की, हिटलर की या जो भी है, अल्बर्ट हिचकॉक एक बंदा था, उसने दुनिया की सबसे खतरनाक डरावनी फिल्में बनाई। तो उससे किसी ने बोला कि इतनी डरावनी फिल्में आप बनाते हैं, तो उसने कहा नहीं, अभी तो वो फिल्म मैंने बनाई नहीं जो डर मैं महसूस कराना चाहता हूँ। अल्बर्ट हिचकॉक की फिल्मों के साथ एक बात थी जैसन कि वो कहते थे कि मेरी फिल्म कोई अकेला बैठ करके टॉकीज़ में देख ले तो उसको जो बोले वो इनाम में देने को तैयार। उसे कितने डॉलर का वो भी किया था, देख नहीं सकते थे आप उसकी। इविल डेड जिसने बनाया, हाँ शायद वही। मैंने तो बहुत फिल्में देखी नहीं, मेरा हॉरर में इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्बर्ट हिचकॉक से पूछा कि तुम कौन सा डर लोगों के अंदर लाना चाहते हो जो ला नहीं पाए। बोले मेरे बाप ने मेरे को एक कमरे में बंद कर दिया था, अंधेरे कमरे में, तो जो डर मुझे लगा वो डर अभी तक मैं पर्दे पे ला नहीं पाया। वो बदला ले रहा है बाप से, और वो डर भर रहा है सारी ह्यूमैनिटी में। हिटलर चित्रकार बनना चाहता था, उसके बाप ने बनने नहीं दिया उसको, तो उसने फिर चित्र बना दिए दुनिया में। सवाल ये है कि ये जो सेकंड पार्ट है ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अरे दो पति पत्नी लड़े झगड़े, डिवोर्स हो गया, एक बच्चा दुनिया में आ गया, तो क्या आप उसको क्या फांसी दे दोगे, गला काट दोगे उसका? वो तो आ गया और आपने एक बम पैदा कर दिया, कितने लोगों को लेके मरेगा भगवान जाने। आपने एक बुद्ध पैदा कर दिया, कितने लोगों को पार कर देगा भगवान जाने। तो सवाल ये है कि ये जो सेकंड पार्ट है इसका, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को सीखना पड़ेगा। ये दोनों को कैसे मिलना है, कैसे उसके लिए प्री प्लान्ड होंगे, ये दोनों को क्या चीज़ें उस समय में खाना है नहीं खाना, वो बहुत टेक्निकल है। और उसके फिर वो जो बच्चा आएगा, और फिर वो बच्चे का पूरा लाइफ का पूरा उस ट्रेनिंग में डिज़ाइन है कि उस बच्चे को हम जानेंगे कि वो और क्या अपने पीछे साथ में लेके आया है, और उसका पूरा लाइफ का डिज़ाइन होगा बच्चे का। ये बहुत ज़रूरी है। इसका एक पार्ट है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार ये पूरे प्रोग्राम का नाम नहीं है, गर्भ संस्कार एक पार्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से शुरू होता है, गर्भ संस्कार आता है, और उसके बाद और बहुत सारे डायमेंशन है इस कोर्स के। अच्छा, इसमें हर धर्म का इंसान ज्वाइन कर सकता है, मतलब क्योंकि इसमें कई बार जैसे जो स्पेशली आपकी पर्सनालिटी को देख के, मतलब कुछ लोग हैं जैसे मेरे रिलीजन क्रिश्चियनिटी के लोग, बोले यार ये तो बाबा जी हैं, ये तो तानी ओम करवाएंगे, ये सब करवाएंगे, तो उनके लिए आप क्या, क्योंकि है ये सारी सोच लोग लेके चलते हैं। इनफैक्ट और भी कुछ ऐसे धर्म है जो एकदम कट्टर हैं कि भैया हम तो यहाँ तक सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम डिजाइन है, मतलब देखिए जस्ट आस्किंग फॉर द ऑडियंस। नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या अरे कहाँ है सर्वेश भाई, ये लाइट वाइट बंद कर दो, क्रिश्चियन ने खोजी थी, मैं तो हिंदू हूँ, लाइट में नहीं बैठूंगा। इस लाइट की खोज क्रिश्चियन ने की थी ना। मैं तो हिंदू हूँ, लाइट नहीं चाहिए अपने को, क्रिश्चियन है लाइट। आप ऐसा करते हो क्या? वाह, व्हाट एन एग्जांपल सर। आप मुझे एक बात बताओ, इतनी समझ अगर नहीं है तो हमारे कोर्स के लिए नहीं है हुआ। बहुत सही बात बोली, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर इतना नासमझ है, इतनी बेसिक समझ तो उसमें होनी चाहिए कि खोज किसकी। अरे ओम हिंदुओं ने खोजा, तो अल्लाह मुसलमानों ने खोजा, तो किसी ने, भैया वो जो खोजा उसका उपयोग आप क्यों नहीं कर रहे हो? True. उपयोग करने के लिए, अरे मैं बिजली का उपयोग कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्रिश्चियन होने की ज़रूरत नहीं है। किसी हिंदू ने जीरो खोजा था, आप जैसन सर आपके मैथमेटिक्स नहीं करते, ये तो हिंदू से आता है जीरो तक। हमारे पास सबूत है, हमने जीरो खोजा हिंदुओं ने, तुम कैलकुलेशन बंद कर दो।
अरे कैसे पॉसिबल, कैसी बात आप कर रहे हैं? तो एक कोई बहुत सुंदर सी चीज़ किसी एक ग्रुप से निकल करके आती है, फिजिक्स वाले ने जो खोज की है उसका उपयोग हम सब करते हैं, केमिस्ट्री वाले ने जो खोज की उसका उपयोग हम सब करते हैं, वो केमिस्ट्री वाला भी फिजिक्स वाले के उपयोग करता है। ये इतनी नासमझी के लोग तो मुझे मतलब मैं नहीं उनको चाहूँगा कि वो हमारे कोर्स में आए भी। तो ये तो समझो आप, कम से कम इतनी human बेसिक being- समझ तो होनी चाहिए और एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए टू इम्प्रूव एंड लर्न। ट्रू। अच्छा स्वामी जी, ये जो अगेन फिजिकल इंटीमेसी पे अगर मैं वापस आऊँ, हमारा कल्चरल फैक्टर्स, कल्चर बैरियर्स हमेशा ये सिखाता है ये गंदी बातें होती हैं, ये गंदी बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और मैं फॉर्चुनेटली मैंने अपने पूरे घर वालों को इन सब चीज़ों को इंक्लूडिंग माय डॉटर्स कन्विंस कर रखा है। कोई भी बात हमारे सामने, कोई भी फिल्म चल रही हो, उसमें कोई भी सीन आ रहा हो, वी टेक इट इन अ नॉर्मल वे एंड आई नेवर सीन माई डॉटर इज फीलिंग हेजिटेशन या कोई ऑ कर रहा, कुछ कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस नॉर्मल है वो, दैट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट हमारे समाज में ये नॉर्मलाइज नहीं हो रहा है, और स्पेशली विद बिटवीन कपल्स। मतलब मैंने देखा आफ्टर देयर इंटीमेशन, जो उनका जो भी एक 10 मिनट 15 मिनट का हो जाए, उसके बाद उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। उसके बारे में मतलब एक एक्सप्लोरेशन होता है ना कि मुझे वो वाला चीज़ बहुत अच्छा लगा यार, अपने को ये। हाँ, हम किसी होटल में खाना खा के आते तो कहते हैं यार रबड़ी बहुत अच्छी थी, क्या आपने कहा नहीं मुझे रबड़ी से ज़्यादा गुलाब जामुन। हाँ ये आपने बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया, बट ये कॉन्वर्सेशन नहीं होता कपल्स के बीच में। डोंट यू थिंक दिस इज अगेन अ बिग बैरियर? मतलब आप दोनों दो शरीर एक आत्मा हो चुके हो, अभी भी आपके अंदर, मतलब मैंने ये हमारे रिलेशनशिप में भी, मेरी और मेरी वाइफ के रिलेशनशिप में भी ये होते हुए देखा मैंने बीच में। माई वाइफ इज़ मोर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, तो उसको कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है नहीं 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 ये पाप है, बैठा के मैंने उसको समझाने में कोई 1 साल लगा उसको, बट नाउ शी इज़ रेडी टू एक्सेप्ट। और जब से वो एक्सेप्टेंस आया है हमारे रिलेशनशिप में, और हम बेहतर हुए हैं और बढ़िया चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया है। सो ये जो प्रैक्टिकलिटी है, एक टाइम बाद तो ऐसा लगता है हस्बैंड वाइफ नहीं भाई बहन हो गए, राइट? वो चीज़ों को लेके मतलब करने लग गए, ऐसा थोड़ा ना, कैसी बातें करते हो, ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए बच्चों के सामने। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे स्वामी? इसमें 2-3 चीज़ें हैं समझने की। पहली तो मज़ेदार बात ये, यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपको एक बात पता नहीं होगी, हम कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं लोगों को, पर कि लोग कान से नहीं नाक से भी सुनते हैं। आपने कभी देखा कि नहीं ऐसे लोग? मैं तो ऐसे रोज़ देखता हूँ लोगों को, और ख़ासतौर पे आदमी जो है मतलब मेल, वो ना कान से नहीं सुनता, नाक से सुनता है। तभी गजरा लगाते थे वो, नहीं, गजरा सुनिए ना। अच्छा। तो नाक से सुनता है, मतलब वो ईगो रख कर सुनता है। तो अभी क्या होता है, ये कम्युनिकेशन लड़के लड़की में, पति पत्नी में इसलिए नहीं हो पाता कि पति जो है वो ये मान के, हर लड़का हर मेल ये मान के बैठा है कि आई एम द एक्सपर्ट, मेरे से अच्छा तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब अगर स्त्री कहती है, लड़की अगर ये कह दे, जैसे पहली बात वो कहे कि आज मज़ा नहीं आया, तो कहता फिर तो पास जिसके साथ मज़ा आ रहा उसके पास चले जा। एग्रीड। दिस इज नॉट द कम्युनिकेशन यार। हाँ, तो पूछना चाहिए क्यों, क्या हो गया, क्या, क्या, हाँ, क्या है ना, मतलब मैं मज़ा नहीं दे पाया, ये कहाँ के अकबर शहंशाह हैं। वेरी ट्रू स्वामी जी, ये इतना बड़ा ईगो है आदमी का। यहाँ पर प्रॉब्लम आदमी के साथ है। आप देखना, लड़कियाँ अधिकतर बात करने को तैयार है, लड़के वो कहते हैं कि मज़ा नहीं आया, निकलो यार, हम तो ऐसे ही हैं, और हम तो ऐसे ही करेंगे, और हम तो ऐसे ही रहेंगे, और आई एम द मास्टर पीस। और मेरे दोस्त तो मेरी तारीफ़ करते, कोई नहीं करता होगा तारीफ़, गालियाँ बकते होंगे दोस्त। वो बीवी को ऐसा बताता है कि मैं इसका सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ। अब और फिर सुनो आप, और अगर वो ज़्यादा बात करने लग जाती है कि नहीं इसका ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मज़ा, तो कहता अच्छा तू कहाँ, मतलब तेरा किसके साथ एक्सपीरियंस हो? अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हो, लड़की बेचारी रील देख रही। अब क्या हो गया, देखो साहब, आप कितने भी पर्दे डाल दो ना, गंदा है ना, बुरा है ना, इसके सामने मत बोलो, उसके सामने मत बोलो, छोटे छोटे बच्चे रील्स देख रहे हैं, और रील्स में सारी बातें खुल के बताई जा रही हैं। और वो महिलाएं जो पर्दे में थी, उनको तो पता ही नहीं था, उनको जो वो करता था हस्बैंड, उनको लगता था ऐसे ही होता है सब। अब वो रील में देखती है, कहती ये तो ऐसा करता ही नहीं है, ये तो ऐसा करता ही नहीं है। फिर वो सवाल उठाती है, भाई तो भड़क जाता है, भाई कहता तेरे घर जा, और तेरा कैरेक्टर पता लग गया, वो तो कैरेक्टर लेस पे आ जाता है सीधे। तो यहाँ पे आदमी का रोल ज़्यादा होता है सर। आदमी को ये मानना चाहिए कि मुझे भी सीखना पड़ेगा। ट्रू। एंड यू लेट मी नो कि
किस तरह से चीज़ें ठीक हैं, नो स्वामी जी, आई एग्री गलत हैं। 100%। मैं भी एक ज़माने में इसी था। हाँ, मुझे भी ये चीज़ लगता था, मैं सिखा रहा हूँ तेरे को। हाँ, वो हमेशा पति परमेश्वर है, हमारे यहाँ पति परमेश्वर और वो दासी। तो दासी सवाल पूछ सकती है परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम गलत कर रहे हो, ओके गए लात देगा खींच के कि तू मुझे बता रही है। ये बात मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन फॉर एवरी वन एंड आई बिलीव दैट पीपल विल टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. One day I was sitting with my wife and she said that I used to think that, you know, whenever we are going to be intimate, that is a compulsion, right? One day you asked me, shall we? That day I got to know, अच्छा, there is a permission also. हाँ, इसमें परमिशन भी देते हैं. एग्जैक्टली। तो मैंने बोला नहीं, नॉर्मली मुझे तो ये लगता था यू ऑलरेडी. बोले नहीं नहीं, कई बार मैं नहीं होती थी, लेकिन अब वो रिचुअल कर दिया ना। अरे रिचुअल की आप बात कर, लोगों के समय तय हैं। हाँ हाँ, बराबर उतनी बजेगी और वो आके उसको पता है कि अभी ये होने वाला है, बस। और इतना मैकेनिकल, उसके अंदर सारा रोमांस खो गया, सारी बात ही चली गई, वो एक रिचुअल हो गया। इसलिए तो कि मंदिर चलो, उसने कहा मैं नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही मंदिर? मंदिर में जाएगी पाप लग जाएगा। अरे ये भी रिचुअल नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं चल रही है, मैं मेरा जा रहा हूँ। पर वो तो वहाँ भी रिचुअल लगा दिया उनने कि हर रोज़, और नहीं हो रहा है तो मतलब तुम मेरे से दुखी हो, तुमको कोई तकलीफ है, तुम मेरे को प्यार नहीं करती अब, या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो अब। ये सब बातें। दूसरी बात इसमें बड़ी गहरी है, मैं थोड़े में समझाने की कोशिश करूँगा कि हुआ यूँ कि इस पूरी दुनिया में मैंने जिस आँख से समझा देखा इस दुनिया को, कि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक लोग जिन्हें आप लॉजिक से समझा सकते हैं, दूसरे लोग जो श्रद्धा करते हैं, है ना, लोग कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है। हाँ, अंधी नहीं होगी तो श्रद्धा ही नहीं होगी। एक लॉजिक। आपने मुझे कहा स्वामी जी रोज़ सुबह 2 गिलास पानी पीना चाहिए। मैंने कहा क्यों? मैं लॉजिक वाला आदमी हूँ। आपने कहा कि स्वामी जी आपको रोज़ 2 गिलास पानी पीना चाहिए सुबह उठ के। मैंने कहा बिल्कुल यार, जैसा तूने बोल दिया तो करूँगा। किसी ने पूछा क्यों करोगे आप? मैं कहा बाढ़ में उन्होंने बोला ना, उसने बोल दिया तो मैं करूँगा। ये 2 टाइप हुआ। एक तीसरा टाइप और है, उसे ना लॉजिक समझता है ना श्रद्धा समझती है, उससे एक ही तरीका समझाने का, डर। अब उसे डराया जाए। तो आपने कहा 2 गिलास पानी पीना, नहीं तो आप मरते समय ना आपकी जान अटक जाएगी, आपका मोक्ष नहीं होगा। और मोक्ष का पानी पीने से कोई लेना देना नहीं है। आप मुझसे प्यार करते हो और आप चाहते हो कि मैं स्वस्थ रहूं, पर मेरे को ना लॉजिक समझ में आता है कि मेरी बॉडी में पानी जाके क्या करेगा, अल्कलाइन जाएगा, एसिड को ख़त्म करेगा, वो नहीं समझता। श्रद्धा मैं आपके प्रति रखता ही नहीं, मैं आपको गुरु ही नहीं मानता। तो आपने कहा एक तीसरा तरीका है इस आदमी, आपने कहा मरोगे ना तो कीड़े पड़ जाएंगे आपको, पानी नहीं पियोगे रोज़ तो। और मैंने कहा भैया कल से पीना चालू करूँगा, 2 की जगह 3 पी लूँगा। हिंदुस्तान में एक समय 90% और ज़्यादा जनता डर वाली थी। समझना, हर चीज़ को डर के साथ जोड़ा गया, हर चीज़ को अच्छे और गंदे के साथ जोड़ा गया। आप समझना, सेक्स जिसका बोलने में भी टैबू है, लोग कहते हैं अरे बाबा जी इसकी बात कर रहे हैं, इन्हें पाप है, बाबा जी क्यों बात करेंगे। अरे सबको भगवान ने जैसा हाथ पैर दिया वैसा सब कुछ दिया। तो उस समय लोगों को समझाने का यही तरीका था, क्योंकि अगर उनको ये बताया नहीं जाता कि ये बुरा है, पाप है, तो वो वही करते रहते, वो अति पे चले जाते हैं, क्योंकि वो फ्री का मजा था। आप समझना, तो आदमी वही करता रहता। आज भी आदमी वही करना चाहता भी है, पर ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, ऐसा वैसा वैसा, तो आदमी थोड़ा सा उसको लगता है अरे नीरे भैया, अरे नहीं ये तो पाप है और फलाना ढिका है। आप समझ रहे हो? तो मगर आज की जो जनरेशन है, आज की जो जनता है, वो लॉजिकल आ गई है। अब वो लॉजिकल जनता को आप डराते हो तो वो देखते कि ये ज़बरदस्ती डरा रहा है। आपके तो मास्टरबेट नहीं करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा खून के 100,000 कणों से मिलकर के वो सीमेंट बनता है और वो सीमेंट निकल जाएगा तो तुम कमज़ोर हो जाओ, और दुनिया भर के तुम्हें ये सब डराने धमकाने की बात चल रही है। वो जब थोड़ा साइंस पढ़ता है, वो अब AI के ज़माने में है, वो रील्स देख रहा है, वो दुनिया भर में सर्च करता है, वो देखता है सारी बातें झूठी हैं। साइंस इसको कोई बैक करता नहीं, साइंस कहता है ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपने क्यों कहा था उस बच्चे को कि वो दिन भर में 3-3, 4-4 बार मास्टरबेट ना करे, वो अति पर ना चला जाए। आप समझ रहे हैं? तो आप उससे प्यार करते थे और आप जानते थे कि कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो वो परेशान होगा ज़िंदगी में, पर अब उसको लॉजिकली समझा नहीं सकते थे। वो आपकी बात सुनेगा नहीं, ये आपको मालूम है, तो आपने उसको डरा दिया।
एक दिन उस बच्चे को जब पता चलता है कि मुझे डराया गया, इससे होता ऐसा कुछ भी नहीं है, तभी उसका जो पेरेंट्स उनके हीरो हुआ करते थे झूठे हैं। ये हीरो झूठा है, ये गुरुजी झूठे हैं, ये फलाने झूठे हैं, सब झूठे हैं हमारे। अभी मैं कल परसों मेरे से एक बच्चा पूछ रहा था कि वो सब कहीं उसने कहीं पढ़ा, बोले शास्त्रों में लिखा है कि एक आदमी ज़िंदगी में 4000 बार ही सेक्स कर सकता है। तो बोले कि मैंने गिनना चालू कर दिया कि मैंने कितना किया है, तो अब इतना ही बचा है। तो अरे मैंने कहा तो ये सारी बातें मुझसे पूछ रहा है, एआई से पूछ। क्या लगा एआई ये जवाब देगा? अरे मैंने कहा वो ज़्यादा अच्छा जवाब देगा, उसने एआई से पूछा। हाँ, तो एआई ने कहा कि शास्त्रों में ऐसा, हिंदू शास्त्रों में या किन्हीं शास्त्रों में ऐसा बताया गया है सिर्फ इसलिए कि आप अतिशयोक्ति पर न जाएं, आपको तकलीफें न हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई 4000, 5000, 10,000 कोई लिमिट नहीं है। उसको इतना बुरा लगा, वो ज़िंदगी भर जिन शास्त्रों की पूजा करता रहा, टीका लगाता रहा, हाथ जोड़ता रहा, पढ़ता था, भगवान की किताब झूठी निकली, किताब झूठी निकली, भगवान झूठा हो गया। हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही सोच। तो हम डर की भाषा से अब हमको बाहर निकलना पड़ेगा। बच्चों के साथ हमें बात करनी पड़ेगी। और मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं अरे स्वामी जी आप कहते हो बच्चों से बैठ के बात करो, तो सेक्स के बारे में कैसे बात करो? उसका एक बड़ा सिंपल तरीका है। ये जो लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, उनको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, सिंपल है। आज वो ट्रिक आप अपने बीबी के साथ, पति के साथ, पिताजी के साथ यूज़ कर रहे हो, पर अपने बच्चों के साथ यूज़ नहीं कर रहे हो। करो। वो ट्रिक ये है कि जो बात आप उसको बताना चाहते हो उसका वीडियो उसको भेज दो, वो वीडियो आपसे ज़्यादा अच्छा उसको समझाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, है ना? अभी भी आप ये करते हो, अभी आपकी बीबी को आपको कुछ समझाना है तो आप क्या करते हो, उसका वैसी एक रील ढूंढते हो और उसको फॉरवर्ड कर। हमारी रीलें चल क्यों रही है? पति को जो पत्नी से कहना है वो मैं कह रहा हूँ, पत्नी को जो पति से कहना है वो मैं कह रहा हूँ। तो पत्नी मेरी रील को फॉरवर्ड कर रही है पति को कि सुन लो ये है। आप समझ रहे हैं? दिस इज द वे ओनली कि तुम जो बच्चे से कहना चाहते हो वैसी रील उसको फॉरवर्ड करो, वो देख लेगा, समझ लेगा। लाइक आई ऑलवेज लाइक ये मैं रिकमेंड करता हूँ सारे पेरेंट्स को जब भी पेरेंटिंग सेशंस में लेता हूँ कि फरारी की सवारी एक बहुत अच्छी मूवी है, राइट? वो बच्चों के साथ बैठ के देखो, राइट? और उसके बाद बच्चों को बोलो क्या समझा आपने, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं ना आपको एक अलग नज़रिया बताते हैं, राइट? वो उसमें जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं ना वो आपके हिसाब से मैच्योर होकर नहीं देख रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप जो बात कर रहे हो एकदम सही है। बच्चों को सिखाओ मत, बच्चों को दिखाओ। और सर इसका सेकंड स्टेप भी नहीं हो पाएगा, जो आप कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। हमें ना बीच में फंसे हुए हैं, यानी अभी भी कोई हमारे जेंजीज जिनको हम कहते हैं वो भी बेचारे दादाजी न पिताजी न गुरुजी की इतनी बात तिलक लगा के या जो भी कर करके वैसे उनको आधा लगता है कि साइंस सही है, आधा लगता है कि शास्त्र सही है, आधा लगता है पाप है, आधा लगता नहीं है तो नेचुरल है, वो आधे में फंसे हुए हैं। अब आप उनको एक फिल्म दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हाँ बैठो बताओ क्या समझ में आया। नहीं बोल पाएगा वो आपके सामने, क्योंकि वो आंखों की शर्म वो उसको आप ज़िंदगी भर सिखाते रहे, एक दिन में अचानक नहीं टूटेगी। उसको बोलो कि ये फिल्म देख लेना, तुम पूरी देखो फिल्म, उसके बाद एक कमरे में बैठो, मोबाइल का ऑडियो चालू करके और उस ऑडियो में बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। वाओ, दैट्स अगेन अ वेरी गुड पॉइंट। यस, एंड देन यू गो एंड लिसन द ऑडियो। ही कैन नॉट। अभी मैं इतनी मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा हूँ, पर एकदम छोटे बच्चों के साथ या घर में भाभियाँ हैं, मैं एकदम इस पर बात नहीं कर सकता हूँ सीधे। तो मैं तरीके बता रहा हूँ आपको। हम बीच के फंसे लोग हैं, हमारे आगे ये जेंजीज के आगे की जो जनरेशन आएगी वो लोग आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। अभी हम इस पोजीशन में नहीं आए हैं, हम तो बहुत ही हालत ख़राब है, हमारे आगे वालों की थोड़ी ठीक है और उसके बाद भी पूरी ठीक नहीं है, वो भी फंसे होंगे। तो हमें ये ऑडियो वीडियो का मैं तो कई बार अपने नाना नानी से बैठ के जब मैं बात करता था तो मैं बोला था यार आपने ये 4-4 बच्चों को पैदा कैसे कर लिया यार, मतलब किस तरीके से करा? तो नानी बड़ी मजे से बोलती है, अरे कुछ नहीं, हम तो खेतों में मिला करते थे, मतलब हमको ही नहीं पता होता था, 3-4 महीने में मालूम चलता था अरे पेट आ रहा है, बच्चे हो रहे हैं। पुराने ज़माने में ऐसे ही चल रहा होता था, मतलब दे यूज्ड टू टेक दिस थिंग एज अ टैबू। ये टैबू है और आज भी है सर, आज भी कोई मतलब मेरी नानी शेयर करती है मेरे साथ कि शादी के 3 साल तक मेरी नानी की जो सासू माँ है ना, मेरे पर नानी कौन जो भी है वो उनके साथ सोया करती थी, और मेरे परनाना जो है मेरे नाना जी के साथ सोया करती थी। वो साथ में नहीं रखते थे। और ये जो 4-5 बच्चे जो हो गए ना, हवा में हो गए अपने आप ही। मतलब
कभी कहीं मिले और हो गया। आई फील पिटी ऑन देम। हाँ कि बेचारे मतलब वो इस पर्टिकुलर फीलिंग को तो एंजॉय नहीं कर पाए। मतलब जो चीज आज हम जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, आप सोच के देखो आज से 50-60 साल पहले की 20 साल पहले भी हम शायद ये बातें नहीं कर पाते। जब आप हम जाते हैं कॉलेजेस में, मतलब स्टूडेंट से जब बात करते हैं, कितने क्यूरियोसिटी के साथ वो सुनते हैं। और कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं, सर आपने जो चीज़ें बताया ना, नॉर्मली ये हमारे बड़े हमसे डिस्कस ही नहीं करते हैं। सर अभी मैं कॉलेज में लाइफ मैनेजमेंट का प्रोग्राम ले रहा था 5-7 साल से लगातार। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे दिए, हर साल देते हैं मुझे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, मुझे उनको लाइफ मैनेजमेंट पढ़ाना। लाइफ मैनेजमेंट में एक लेसन आता है सेक्स एंड रोमांस। और सब मेरी क्लास में 250 बच्चे उन्होंने दिए हैं। 300 या तो 300 नहीं सर, 500, 600, 700, वो 500, 600, 700 वो फर्स्ट ईयर के बच्चे सीनियर्स को भी लिया है। और वो भीड़ वहाँ पर, वो हॉल में बैठने की जगह नहीं, 250 की जगह 600। हाँ, और मैं उनसे ये कह रहा कि मैं समझ रहा हूँ आप इस सेशन के लिए आ गए हैं और आप ऑफिशियली नहीं बैठ सकते हैं, पर अगर आप चुप बैठ करके सुनेंगे तो मैं आपको आउट नहीं करूँगा। तो बैठते हैं, वो सुनते हैं। अब वो सेशन चला और खूब बच्चों को मज़ा आता था बच्चे। तो वहाँ के डीन ने मुझे बुला करके कहा कि स्वामी जी आप ये जो ले रहे हैं सेशन, ये मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे बेहद ज़रूरी है, बच्चों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है, बच्चे समझ भी रहे हैं। मगर जब ये बात उनके पेरेंट्स तक गई तो उनके पेरेंट्स ने कहा ये स्कूल कॉलेज में आप क्या पढ़ा रहे हो, ये कौन बाबा जी अगर ये इसकी बात कर रहे हैं। तो मजबूरन उस डीन ने मुझे कहा कि आप कुछ रास्ता निकालिए, इस प्रोग्राम को बंद भी मत कीजिए और इस प्रोग्राम को इस तरह से मत दीजिए। तो रास्ता ये निकाला गया कि सेक्स शब्द सब दूर से हटा के उसकी जगह लव लिखा गया। और फिर वही सारी बातें मैंने बच्चों को समझाई और वो कोर्स चल रहा है। लोगों को वर्ड से इतना टैबू है, लोग उसके बारे में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी प्योर वर्ड, बेसिक। पर well, thank you so much Swami ji for giving all this, beautiful tough answers in a such a, मतलब इतने मैं आपसे, मतलब मैं आपको देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ऊपर वाले ने आपसे मुझे मिलाया इतने साल पहले। और जो बातें आपने बहुत सिंपल तरीके से समझा, सच बता रहा हूँ, शायद आपकी जगह मैं किसी और से बोलता ये बात कहीं और निकल जाती। आपने बहुत ही सिस्टमेटिकली इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी ऐसे टफ पॉइंट्स को आपने इतने प्यारे से समझाया। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई एम रियली, मतलब आप लोग ये पूरे पॉडकास्ट को दोनों पार्ट्स को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक पॉडकास्ट। आपको शायद ही इंटरनेट में इस तरीके की कुछ डिस्कशन मिलेंगे। आपको या तो एक लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर मिलेगा या उससे नीचे मिलेगा, बट ये एक कॉमन लोगों को समझाने का जो तरीका आपने निकाला, इट इज़ फैंटास्टिक सर। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड बस एक आखिरी पॉइंट अगर मैं आपसे बोलूँ, एक ऐसी बात, एक ऐसी बात, सपोज मुझे इस लास्ट के क्लिपिंग का एक रील ही बनाना है, तो आप ऐसा कौन सा एक ऐसा पॉइंट बताओगे जो हर किसी के लिए कॉमनली बैठ जाए? जैसे वो आलू है, आलू और सब्जी में डल सकता है, तो वो एक ऐसा पॉइंट आप क्या बता पाओगे कि वो रिलेशनशिप में भी चल जाए, मैरिज के साथ भी चल जाए, पेरेंट्स के साथ भी चल जाए, फ्रेंडशिप के साथ भी चल जाए, सबके साथ चल जाए? वो एक ऐसा पॉइंट क्या हो सकता है आपके हिसाब से? गाय का बच्चा होता है जी, और अगर गाय न रहे या चली जाए, जंगलों में ऐसा हो जाता है, तो वो अपने आप ही बड़ा हो जाता है। गधे का बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है, कुत्ते का बच्चा अपने आप बड़ा हो जाता है, पर आदमी का बच्चा अपने आप से बड़ा होता है। वो बहुत मूल्यवान है, उसको बड़ा करने के लिए कोई लोगों की ज़रूरत होती है। अगर एक जंगल में एक स्त्री एक बच्चे को जन्म दे के वहीं मर जाए तो बच्चा आगे ज़िंदा रहेगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि वो एक उसकी एक गरिमा है, वो एक ऐसा क्रिएशन है परमात्मा का, एग्जिस्टेंस का, जो बहुत मूल्यवान है, क्योंकि ये इस पूरी दुनिया को एक नया रंग दे सकता है। एक कुत्ता 5000 साल पहले भी कुत्ता ही था, गाय 5000 साल बाद भी घास ही चर रही है, पर आदमी 5000 साल पहले कहीं बैलगाड़ी में था, रथ में था, आज वो रॉकेट में है ना। तो अपने मनुष्य होने की गरिमा को बरकरार रखें। अगर आप मनुष्य हैं तो आपको ट्रेनिंग की, सीखने की ज़रूरत है। वाओ
एक मनुष्य जो है वो बगैर केयर और ट्रेनिंग के बड़ा नहीं हो सकता। क्या बात है। कुत्ता भी ट्रेनिंग लेने लग गया अब तो, और आदमी कहता है कि नहीं नहीं तो क्या है, अरे नहीं आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी चीज़ों की। आपके मनुष्य होने की सबसे बड़ी गरिमा ये है, डिग्निटी ये है कि यू आर रेडी टू गेट ट्रेनिंग। देयर ओनली यू कैन एक्सेल, देयर ओनली यू कैन ग्रो। True. So, my dear friends, so the last conclusion, what I have understood by this, that as a human being, we need to learn one thing. अगर मैं हिंदी में इस चीज़ को समझाऊँ, ज़िंदगी में हर कोई जीतना चाहता है, बट सीखना बंद तो जीतना बंद। सीखते रहिए तभी आप जीतते रहोगे। That is the ultimate conclusion of this particular podcast. Thank you so much for watching. Please subscribe and share this video and podcast to your parents, your friends, so that वो आप एक डिस्कशन का एक पॉइंट शुरू करें। कुछ पॉइंट होना चाहिए, उससे आप डिस्कशन शुरू कर सकते हैं, एंड देन ओनली यू विल लर्न। सीख लोगे तभी जीतोगे। थैंक यू सो मच। कैप्टन जेसन थॉमस साइनिंग ऑफ, कनेक्टिंग कपल्स। बाय।